Uh, Yes. Basically, I have a lot of practical examples where I've taken screenshots overall for trend lines only. So maybe towards the end of the class, maybe you can give me access. I can ask a lot of questions on how the graphs are trending real time and what I was doing, and then maybe you can advise what we should do. Basically, in such cases, I was quite okay sometimes, but there are a lot of questions I have, and मैंने सभी screenshots लेके रखे हुए हैं सबके. बेसिकली होगा क्या कि जब आपकी ट्रेन लाइन कंप्लीट होगी तो डेली आपको कुछ टास्क असाइन किया जाएगा और इस क्लास के कुछ रूल्स भी हैं कि आपको जो टास्क दिया जाता है तो आपको टास्क करना पड़ता है और नेक्स्ट डे अगर आप टास्क करके नहीं लेकर के आते हैं तो आपको क्लास में इन ही नहीं किया जाता है। तो ये जो आपने होमवर्क किया है वो आपको करना पड़ेगा फोर्सफुली। तो आपने बाय सेल्फ किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको ये बाय फोर्स करना पड़ेगा, है ना? आएंगे उस समझ आ रहा है सर, but practically वही जो whatever you're teaching, when I use it in the class, I mean when I use it in the real time market is very helpful, very helpful. ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बेसिकली हमने जो है लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि डाउ थ्योरी क्या है और डाउ थ्योरी क्यों हमारे ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअल में हम लोग डाउ थ्योरी को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हमें क्योंकि एक टॉपिक कंटेंट है, क्योंकि ये एक चैप्टर है तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, बेसिकली डाउ थ्योरी के अंदर हमने जो 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, हर प्रिंसिपल का अपना एक बेनिफिट है, हर प्रिंसिपल का अपना एक एडवांटेज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन प्रिंसिपल्स को मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे हमने डाउ के अंदर 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कोई प्रिंसिपल्स वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड था। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि भाई अगर हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ट्रेड लेने के लिए कभी भी सिंगल बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता है। उसके लिए यू मस्ट हैव वन और टू और मोर देन लाइक इंडिकेशन जिनको यूज करके आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को इनहेंस कर सकते हैं। आप मार्केट के अंदर जो पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं या जो पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे आपके पास जितनी ज्यादा कंफर्मेशन होगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने ट्रेड के ऊपर, राइट? देन हमने उसमें डिस्कस किया था कि भाई अगर किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उस केस में जो इंडाइसिस है यानी कि उसके जो सपोर्टिव इंडेक्स है वो उसको कंफर्म करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी स्टॉक को बाय कर रहा हूं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक किसी इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ करके उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर अब एक तरीका ये भी है कि भाई अगर मान लेते हैं कि अब जैसे आप में से मैक्सिमम लोग हैं जो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इस केस में बैंक निफ्टी की बिहेवियर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? जैसे आपने मेरे को बोला कि सर जैसे मान लो कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक है और मुझे एचडीएफसी बैंक पे ट्रेड करना है, तो एचडीएफसी बैंक पे ट्रेड करने के लिए मैं निफ्टी बैंक को देखूंगा। अगर निफ्टी बैंक जो कि एक सेक्टर है और एचडीएफसी बैंक जो कि एक इंडस्ट्री एक स्टॉक है, तो अगर मुझे एचडीएफसी बैंक को बाय करना है तो उसके लिए मुझे निफ्टी बैंक को देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी बैंक पॉजिटिव है तो एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव होगा और निफ्टी बैंक अगर नेगेटिव है तो एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव होगा, राइट? लेकिन एक बात बताएं, अगर मान लेते हैं कि जैसे आपने बोला कि सपोर्टिव इंडेक्स को देखना जरूरी है, तो सपोर्टिव इंडेक्स का मतलब आपने बोला था कि हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करना पड़ता है। पहले स्टॉक्स को देखो, फिर उसके मार्केट कैप को देखो कि वो जो एचडीएफसी बैंक है वो कौन से मार्केट कैप में आता है। अगर वो मिड कैप में आता है तो निफ्टी मिड कैप देखो, और फिर वो कौन से सेक्टर में लाई करता है, तो अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आता है तो फिर निफ्टी बैंक देखो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एचडीएफसी बैंक को बाय करना है तो मुझे निफ्टी बैंक को देखना पड़ेगा। बट अगर मुझे निफ्टी बैंक को ही बाय करना है तो उसका क्या तरीका है? इसको यूज करने के लिए आपके पास एक और बड़ा सिंपल तरीका है। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, जैसे कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बट फिर भी तो ध्यान दें। अब एक बात बताएं, जैसे मान लेते हैं कि एक सेक्टर है निफ्टी बैंक। अब ये जो निफ्टी बैंक जो सेक्टर है, ऑब्वियस है कि सर निफ्टी बैंक के अंदर लेट्स सपोज सर 150 कंपनी आती है, राइट? लेकिन इन ऑब्वियस सी बात है कि इन 150 में से कुछ ऐसे ही बैंक्स होते होंगे, या देखा जाए तो चलो लेट्स सपोज कि सर इसके अंदर टोटल 60 या 50 बैंक्स आते हैं। अब इन 50 बैंक्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है सर कोई ऐसे भी बैंक्स होते होंगे जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे एसबीआई है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आईसीआईसीआई इनका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, पीएनबी है इनका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, एक्सिस है, एचडीएफसी है। तो इन सभी बैंक का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अब एक तरीका क्या है, ये मेरे पास एक स्टॉक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक चार्ट है निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब मुझे अगर निफ्टी बैंक पे ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक पे ट्रेड करने के लिए मैं
उन स्टॉक्स को वॉच करूंगा जिनका वेटेज निफ्टी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा है। तो लेट्स सपोज कि मैंने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। अब मैंने देखा कि इन 3 बैंकों का जो वेटेज है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा है। तो अगर ये 3 बैंक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी बैंक है उसके अंदर भी अच्छी खासी कन्विक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर ये 3 बैंक नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अगर जो हाई वेटेज बैंक, जिनका वेटेज बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा है, जैसे एक सिर्फ रिलायंस जब गिरता है तो पूरी मार्केट को लेकर के गिर जाता है, जब सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री जब नीचे आता है तो निफ्टी नीचे गिर जाती है। उसी तरीके से क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो हाई वेटेज कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये 3 वो बैंक्स हैं जिनका वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो अगर ये 3 बैंक्स अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि भाई निफ्टी बैंक भी नेगेटिव होगी, और अगर ये 3 बैंक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि भाई मेजोरिटी ऑफ जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी पॉजिटिव और फिर बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो सकती है। तो सेकंड प्रिंसिपल तो हमारा ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो मेजोरिटी है यानी कि जो इंडाइसेस है वो एक दूसरे को कंफर्म करनी चाहिए, राइट। देन वॉल्यूम कंफर्म होना चाहिए, मार्केट डिस्काउंटिंग बेसिस पे बिहेव करती है, हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। कभी भी मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो वहां पे क्लोजिंग प्राइस का होना बहुत जरूरी है, राइट। मार्केट जब कोई भी रैली दिखाती है तो रैली को दिखाने से पहले पहले स्टॉक प्रेशर क्रिएट करता है, देन उसके बाद मार्केट रैली दिखाती है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट मे रिमेन साइडवेज बिफोर एन एक्सटेंडेड रैली। किसी भी बड़ी रैली के आने से पहले जो स्टॉक है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड प्रेशर क्रिएट करने के बाद जनरली स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छा खासा कन्विक्शन दिखाई देगा। तो अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें ऐसे स्टॉक्स को भी ऑब्जर्व करना है जो स्टॉक एक रैली में चल रहे हो और एक रैली के बाद उसने अपनी रैली को ब्रेक किया हो। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी हमें कन्विक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। तो चाहे आप किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड क्यों ना इनिशिएट करें, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई महिंद्रा बाय करो, तो कोई तो लॉजिक होगा ना महिंद्रा बाय करने का, हमने ऐसी नॉर्मली हमने बाय कर लिया। बिकॉज अगर आप महिंद्रा का चार्ट देखेंगे, देखो हालांकि महिंद्रा पे बहुत सारे कंफर्मेशन है जो कि आपको दिखाई देंगे, बट मुझे भी दिखाई दिया था कि भाई बहुत दिनों से जो महिंद्रा है वो एक रेंज में बिहेव कर रहा था, एंड देन उसके बाद मैंने उसको जो है बाय किया था बिकॉज मुझे कन्विक्शन अच्छा लग रहा था। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले सबसे पहले हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, राइट। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये जो चीजें हमने डाउ थ्योरी के अंदर पढ़ी थी, इन डाउ थ्योरी में से जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था ट्रेंड लाइन, यानी कि जिसको हमने नाम दिया था कि सर डाउ ने टेक्निकल को 3 ब्रॉडर प्रिंसिपल्स में क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट इज मार्केट डिस्काउंट, सेकेंड इज प्राइस मूव, एंड थर्ड इज टेंडेंसी मस्ट बी कंफर्म। यानी कि मार्केट के अंदर एक स्टॉक का जो प्राइस है वो हमेशा किसी ना किसी रैली को फॉलो करता है, और रैली का मतलब क्या है कि या तो स्टॉक सर अप ट्रेंड में होगा, या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, या तो स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में होगा। यानी कि मार्केट के ब्रॉडर ये 3 ही ट्रेंड होते हैं, मार्केट कोई चौथा ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट के अंदर फोर्थ ट्रेंड भी होता है। अब उसको किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें सिर्फ ये पता है कि मार्केट के अंदर सर ब्रॉडली 3 ही टाइप के ट्रेंड होते हैं। अब जैसे अगर हम किसी भी चार्ट को ओपन करें, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अब जैसे आज मैंने ब्रिटानिया में ट्रेड किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिटानिया मैंने क्या ट्रेड किया था। तो ये देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था ब्रिटानिया में। सॉरी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो ये ब्रिटानिया का चार्ट है गाइस, एंड मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये देखो ये इसका एक बड़ा अच्छा एक रेंज था जिसको आज मॉर्निंग से ही स्टॉक ने ब्रेक किया था। ये देखो ये और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो आज मैंने जो है मेरे पास इसके पुट पड़े थे और अभी मैंने इसकी पोजीशन कैरी करी हुई है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, और अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसने बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मेरे को पता था कि भाई एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने इसकी 2 लॉट में पुट बाय करके बैठ चुका हूँ, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा वीक फॉल दिखाई दे रहा है। तो हमने डाउ थ्योरी में ये डिस्कस किया था कि सर मार्केट के अंदर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रेंड था, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए ये स्टॉक ने एक अप ट्रेंड रैली स्टार्ट करी, ये स्टॉक की एक अपसाइड रैली थी, राइट। अपसाइड रैली के बाद अब इसने इसी ट्रेंड को डाउन साइड में ब्रेक किया है। तो जब मार्केट इसी ट्रेंड को डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये मार्केट की जो है एक डाउन साइड रैली स्टार्ट हो चुकी है, राइट।
तो उसी तरीके से अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, देन डाउन ट्रेंड में है। अब स्टॉक ने अगर इसको फिर से अपसाइड में ब्रेक कर दिया तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पास्ट की रैली को भी देखें तो यहाँ पे देखो, तो ये जो स्टॉक था एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर के, यानी कि जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो स्टॉक था एक बहुत पिछले कई समय से ये एक रेंज के अंदर बिहेव कर रहा था। ये स्टॉक की एक रेंज थी, यानी कि इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा था, और जब इसने इस रेंज को यहाँ पे क्रॉस किया तो इस रेंज को क्रॉस करने के बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो मार्केट कहती है कि ये जो मार्केट के आप 3 टाइप के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इसको डिसाइड कैसे किया जाए कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड के अंदर है, और हमें जब ट्रेड इनिशिएट करना है तो हमें कौन से ट्रेंड के अंदर ट्रेड इनिशिएट करना है। जब मार्केट बुलिश हो तो हमें एंटर होना है, या बेरिश में एंटर होना है, साइडवेज में एंटर होना है। एंटर होने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट के अंदर एंट्री जोन क्या है, एंट्री करनी कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर मार्केट के अंदर अगर मुझे स्मॉल टारगेट्स के लिए बैठना है, या मार्केट के अंदर अगर मुझे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो उसके लिए किस तरीके से मार्केट को यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपको ट्रेंड लाइन बताती है, राइट। तो ध्यान देंगे, तो जब हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन का सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एज वी नो दैट वन ऑफ द बेसिक रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन के अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो ये कि फॉलो द ट्रेंड एज अ फ्रेंड, यानी कि जिस तरीके से स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है आपने जस्ट उसी तरीके से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है। भाई अगर एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपने प्लॉटिंग भी उसी अप ट्रेंड में करनी है। जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपने प्लॉटिंग भी उसी के रिस्पेक्ट में करनी है। अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो प्लॉटिंग अप ट्रेंड में होगी, अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो प्लॉटिंग डाउन ट्रेंड में होगी। तो इसीलिए डेफिनेशन दिया जाता है कि फॉलो द ट्रेंड एज अ फ्रेंड, यानी कि जहां जहां स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है आपने वहीं पे प्लॉटिंग करनी है। जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग होगा वहीं से आपको दूसरी प्लॉटिंग करनी होगी। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, कि एक ट्रेंड, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ट्रेंड है क्या, देन ट्रेंड लाइन होती क्या है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कैसे किया जाता है, एंड देन हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड, और फिर ट्रेंड को यूज करके आप उसको ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हो उसके बेसिस पे, राइट। तो ध्यान दो, तो मार्केट कहती है कि ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिलायबिलिटी, कि एक जो ट्रेंड है जिसको आप मार्केट में वॉच कर रहे हैं क्या वो रिलायबल है या नहीं है। अब मार्केट के अंदर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, तो हमें पता है कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन अप ट्रेंड में जाने के बाद भी क्या हो रहा है कि एकदम से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। यानी कि आप जो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे हैं उसको बार बार मार्केट ऊपर नीचे ब्रेक कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि वो एक ट्रेंड के रिलायबिलिटी को चेक करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन रिलायबल है ही नहीं, बिकॉज मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई। यानी कि ट्रेंड लाइन को जब प्लॉट किया जाता है तो ट्रेंड लाइन को प्लॉट इसीलिए किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर एक स्टॉक का प्राइस अगर फॉल करता है तो स्टॉक के अंदर कहां तक फॉल करेगा और कहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर कहां तक फॉल करेगा, फिर कहां तक से पुल बैक देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, आज मैंने बाटा इंडिया में एक मैंने जोन प्लॉट किया हुआ था, मैं आपको पास का कुछ ट्रेंड लाइन में दिखाता हूँ। ये मैंने एक जोन प्लॉट किया हुआ था, ये इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, और मेरे अकॉर्डिंग ये जो जोन था ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से रिकवरी लेनी चाहिए थी। और इसने, ये देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा एक प्राइस पॉइंट है, ये मैं प्लॉट करता हूँ किसी बेसिस पे, और ये मेरा एक प्राइस पॉइंट था जहां से स्टॉक ने एग्जैक्ट यहीं से रिकवरी ली, और ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्ट जोन भी था। तो इंटरसेक्ट जोन भी एक ऐसा जोन होता है जहां जिस जोन को स्टॉक जनरली ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। एक ऐसा जोन जहां पे आने के बाद स्टॉक के अंदर जो है वीकनेस दिखाई देती है, एक ऐसा जोन जिस जोन को अगर स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फिर फॉल बहुत बड़ा देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर आप किसी भी ट्रेंड लाइन को जब प्लॉट करते हैं तो ट्रेंड लाइन का एक बेस होना चाहिए, और बेस को कैसे प्लॉट किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हमें ट्रेंड लाइन बताता है। तो ट्रेंड लाइन कहता है कि ट्रेंड लाइन इज यूज्ड फॉर द ट्रेंड रिलायबिलिटी, कि एक ट्रेंड की रिलायबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक ब्रिज है और अगर मुझे इसको क्रॉस करना है, तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये जो ब्रिज है, यानी कि जो पुल बना हुआ है, ये रिलायबल है भी या नहीं। अब इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने का क्या तरीका है
कि सबसे पहले भाई मैं ये चेक करूं कि ये जो पुल जिस चीज से बंधा हुआ है क्या वो स्ट्रांग है या नहीं। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। तो सबसे पहले मुझे इसकी रिलायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये पुल एक तरीके से प्राइस है, राइट। और जिस चीज से बंधा हुआ है ये उसकी ट्रेंड लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुल है यानी कि जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होगी, भाई अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे एक घर बनाना है तो ये मुझे घर सेटअप करना है, लेकिन घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पिलर खड़े करने पड़ेंगे, राइट। तो ये मेरे घर के अंदर 2 पिलर है। अब अगर ये पिलर स्ट्रांग होगा तभी तो ये घर बनेगा। अगर ये पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि घर नीचे गिर जाएगा। तो ये जो पिलर है वो एक तरीके से ट्रेंड लाइन की तरह काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो किसी भी स्टॉक, अगर लेट्स सपोज कि अगर ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। अभी ट्रेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्टॉक जो कि करंटली अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये फॉल करता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुल टूटेगा तो बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा। यानी कि पुल अगर टूटेगा ऑब्वियस सी बात है कि भाई लोग भी मरेंगे, और पुल टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा। उसी तरीके से अगर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, अगर एक घर का, अगर लेट्स सपोज कि भाई हमने जो पिलर दिया है अगर वो पिलर ही गिर गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घर भी नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपनी जो रिलायबिलिटी यानी कि जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर रही है, मार्केट के अंदर कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट है उसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। लेकिन एक स्टॉक जो कि पिछले कई समय से एक अप ट्रेंड के अंदर थी और स्टॉक बार बार नीचे आती, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से इसने रिकवरी ली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जितनी ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन एक जितनी ज्यादा बार एक प्राइस एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है वो ट्रेंड लाइन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राइट। जितना ज्यादा मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी वो ट्रेंड लाइन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो मार्केट कहती है कि ट्रेंड लाइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिलायबिलिटी, सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस लेवल। इट इज अ मेथड टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन विद द स्टॉक इन फ्यूचर। और ट्रेंड लाइन ही आपको ये बताता है कि अगर स्टॉक ने, जो कि अगर लेट्स सपोज कि अभी ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, अब मार्केट आपको ये बताएगी, ट्रेंड लाइन ही आपको ये बताएगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो व्हाट विल हैपन विद द स्टॉक इन फ्यूचर। यानी कि अगर एक स्टॉक ने अगर अपने सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक किया तो कहां तक मार्केट के अंदर मंदी देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसी ट्रेंड को अगर अपसाइड में ब्रेक कर दिया तो कहां तक की तेजी मार्केट के अंदर आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर में क्या होगा, पहली बात कि उसके लिए हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस डेटा होना चाहिए, और पास्ट परफॉर्मेंस डेटा के बेसिस पे ही हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे पास फ्यूचर डेटा गिवन नहीं है, फ्यूचर हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है पास्ट के बेसिस पे। तो फ्यूचर ना होने के कारण ही मार्केट में मैंने आपको बताया था कि डाउ थ्योरी में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज रैंडम वॉक थ्योरी। तो इसीलिए मार्केट कहती है, टेक्निकल कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है उस वो 30% जो स्टॉक मार्केट है वो लॉजिक के ऊपर, यानी कि आप मार्केट के अंदर क्या सोचते हैं, आपकी फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड होती है। एंड 70% जो मार्केट है वो प्रैक्टिकल होती है, यानी कि 30% जो मार्केट है वो हाइपोथेसिस पे चलती है, यानी कि रैंडम वॉक जिसको बोला जाता है कि अगर आप 10 बार ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो उसमें से 3 बार आपको लॉसेस होने ही होने हैं, ये तय है। ये मार्केट कहती है, ये मैं नहीं कहता। डाउ कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अगर आप ट्रेड करेंगे तो चाहे आप कितने ही एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो, 30% चांसेस के लॉसेस मार्केट में हमेशा ही रहते हैं। और इसी 30% को मार्केट के अंदर रैंडम वॉक बोला जाता है। और ये जो 70% है, इस 70% को मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेडिंग्स बोलते हैं, यानी कि ये जो 70% है इसको आप ट्रेड, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, और ये हमारा एक तरीके का रिस्क फैक्टर होता है। तो किसी भी ट्रेड को लेने के लिए हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 7:3 होता है या 3:7 होता है, या ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट। यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है अक्सर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज बिल्ड ऑन एन अजम्पशन दैट प्राइस ट्रेंड्स, यानी कि टेक्निकल कहता है कि जो प्राइस है वो हमेशा ट्रेंड करता है। अब इस ट्रेंड का मतलब क्या है, ध्यान दो भाई। या तो मार्केट अप ट्रेंड करेगा यानी कि अप ट्रेंड में होगा, या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, या तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में होगा, यानी कि ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। तो टेक्निकल कहता है कि प्राइस ट्रेंड हमेशा जो है मार्केट ट्रेंड कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक किसी तीसरे या चौथे ट्रेंड में घूम रहा होता है, या तो स्टॉक अप ट्रेंड में बिहेव कर रहा हो, या तो डाउन ट्रेंड में, या तो साइडवेज ट्रेंड में। तो टेक्निकल एनालिसिस इज बिल्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्राइस ट्रेंड, प्राइस हमेशा ट्रेंड करता है। सो
Trend line are an important tool in the technical analysis for both trend identification and trend confirmation. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। एक बार आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रेड लेना बहुत इजी हो जाता है, यानी कि वंस यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड देन आफ्टर यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड, राइट। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि मार्केट का ट्रेड कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, तो जब तक आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता होगा आप ट्रेंड को कंफर्म भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए मार्केट कहती है कि भाई सबसे पहले आपको अब ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड लाइन को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो ध्यान देंगे। तो सर एक बात बताएं, हाउ टू प्लॉट ट्रेंड लाइन। कि अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है तो सर एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया कैसे जाता है। और अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, या फिर सर आपने बताया था कि मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और एक होते हैं जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर सर मान लेते हैं कि अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है या फिर मेरी प्लानिंग ये भी है कि इंट्राडे के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया जाए, तो ऐसे केस में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरी प्लानिंग है कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही समझ में आना चाहिए कि भाई ट्रेंड लाइन को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए एक डेफिनेशन दी गई है और इस डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम लोग ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन होता क्या है, तो ध्यान से समझना, और किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया जाता है, तो ध्यान दो। तो मार्केट कहती है कि अ ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट का मतलब क्या है? स्ट्रेट का मतलब देखो, इसको भी कई लोग बोलते हैं कि सर ये भी स्ट्रेट है, देखिए ये अप ट्रेंड में है लेकिन ये स्ट्रेट नहीं। तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट कैसे भी हो सकता है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, सिंपल। चाहे वो अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, डायगोनल डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। तो देखिए मार्केट कहती है, टेक्निकल कहता है कि जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से प्राइस पॉइंट को यूज किया जाता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे, और वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो फेमस चार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। तो कैंडलस्टिक चार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप की कैंडल्स होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। तो हमारे पास ये दो टाइप की कैंडल्स होती है और इन दो टाइप की कैंडल्स को मार्केट के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब इस ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि सर आपने बोला था कि ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ओपन होती है बॉटम पे, यानी किस तरह की ग्रीन कैंडल है तो मार्केट आज बॉटम पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया और ये स्टॉक ने एक लो लगाया। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग का प्रेशर ज्यादा था इसीलिए सर बॉटम से एक रिकवरी देखने को मिली। ये स्टॉक ने एक हाई मेड किया, यानी कि ये स्टॉक ने एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो यानी कि सर मॉर्निंग में स्टॉक यहाँ बॉटम पे ओपन हुआ, ये स्टॉक ने हाई बनाया और सर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि सर 100 रुपीज के प्राइस पे जो है स्टॉक ओपन हुआ, ये स्टॉक ने एक लो मेड किया फॉर एग्जांपल लेट्स से 90 रुपीज एंड ये स्टॉक ने एक हाई बनाया 120 रुपए का एंड फाइनली स्टॉक ने 115 रुपए के भाव पे अपनी क्लोजिंग दे दी, राइट। तो ये सर हमारी ग्रीन कैंडल है, यानी कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि सर मार्केट नीचे ओपन हुई और ऊपर जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी, यानी कि स्टॉक आज ओपन हुआ था 100 रुपीज के प्राइस पे और 115 रुपए के भाव पे सर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है, यानी कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। सेकंड केस में सर ये रेड कैंडल का मतलब क्या है कि सर आज मार्केट ओपन हुई 120 रुपए के भाव पे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 115 रुपए के भाव पे एंड सर स्टॉक ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और ये स्टॉक ने एक हाई मेड किया 120 रुपए का, तो ये स्टॉक का हाई लगा। अब स्टॉक सर ओपन हुआ था 115 रुपए के भाव पे लेकिन वहां से मार्केट नीचे आ गई एंड ये स्टॉक ने सर एक लो लगाया, लेकिन लो से स्टॉक ने थोड़ी सी बॉटम से रिकवरी ली और यहाँ पे आकर के सर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि सर मार्केट ओपन तो ही 115 रुपए के भाव पे लेकिन स्टॉक ने सर क्लोजिंग दी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज के प्राइस पे और स्टॉक ने एक लो लगाया 90 रुपीज का। तो यानी कि सर स्टॉक ओपन हुई आज 115 पे और क्लोज हुई 100 रुपए पे। ग्रीन कैंडल के केस में मार्केट ओपन हुई से 100 पे और स्टॉक ने क्लोजिंग दी 115 रुपए के भाव पे,
तो आपने ये बोला था, अब लेट्स सपोज कि अगर यही एक ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल में से अगर कोई भी शेडो नहीं है, इस केस में क्या हो रहा है कि सर इसमें लोअर शेडो भी है और अपर शेडो भी है, लेकिन इस केस में सर ना ही लोअर शेडो और ना ही अपर शेडो है। तो अगर ना ही लोअर शेडो और ना ही अपर शेडो है तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे सर मार्केट ओपन हुई वही उसका लो है, यानी कि जहां पे मार्केट ओपन हुई वहां से मार्केट नीचे गिरी ही नहीं और वहीं से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई। तो जो ओपन है वही उसका लो है और जो स्टॉक ने सर हाई मेड किया वही उसका क्लोज है। उसी तरीके से सिमिलरली रेड कैंडल केस में भी क्या होगा कि जहां पे सर आज मार्केट ओपन हुई वहीं पे स्टॉक ने हाई लगाया और जहां पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी वही स्टॉक ने सर एक लो फॉर्म किया, राइट। तो मार्केट के अंदर टेक्निकल कहता है कि किसी भी ट्रेंड लाइन को हम लोग जब प्लॉट करते हैं तो ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्राइस पॉइंट का होना जरूरी है। अब ये प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं तो ध्यान देंगे। प्राइस पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, प्राइस पॉइंट का मतलब होता है कि हम ट्रेडिंग के टाइम पे उन्हीं चार्ट्स को यूज करते हैं जो चार्ट्स प्राइस पॉइंट्स की कंडीशन को कंफर्म कर रहे हो। और प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी एक स्टॉक आज ओपन कहां पे हुआ, स्टॉक ने आज हाई क्या मेड किया, स्टॉक ने एक लो क्या बनाया एंड फाइनली स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग कहां पे दी। तो यानी कि जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको ये समझ में आ रहा है कि सर आज मार्केट ओपन कहां पे हुई, स्टॉक ने हाई क्या बनाया, स्टॉक ने लो क्या बनाया और स्टॉक ने क्लोजिंग कहां पे दी, तो जो चार्ट हमें प्राइस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसी चार्ट को ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग बाकी किसी चार्ट को ट्रेडिंग करने के लिए यूज नहीं करते। तो इसीलिए ट्रेडिंग में हम लोग दो ही सबसे ज्यादा चार्ट यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज कैंडलस्टिक एंड अनदर इज बार चार्ट। तो बार और कैंडलस्टिक यही दोनों चार्ट सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखें सर एक बात बताएं, जैसे आपने बोला कि सर ओपन भी एक प्राइस पॉइंट है, हाई भी एक प्राइस पॉइंट है, लो भी एक प्राइस पॉइंट है और क्लोज भी एक प्राइस पॉइंट है। तो जैसे ये अगर हम लोग एक कैंडल की बात करें, जैसे लेट्स सपोज कि सर ये कोई कैंडल है, अब इस कैंडल के अंदर एक प्राइस पॉइंट सर ये हो गया लो, एक प्राइस पॉइंट हो गया ओपन, एक प्राइस पॉइंट हो गया क्लोज और एक प्राइस पॉइंट हो गया हाई। उसी तरीके से सेकंड कैंडल के अंदर यहाँ पे दो प्राइस पॉइंट यानी कि ओपन लो और यहाँ पे भी सर हाई और क्लोज, ये भी एक प्राइस पॉइंट है। रेड कैंडल में ओपन यहाँ पे हुआ तो ये एक प्राइस पॉइंट, हाई दूसरा प्राइस पॉइंट, लो तीसरा प्राइस पॉइंट और क्लोज चौथा प्राइस पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी दो प्राइस पॉइंट और दो प्राइस पॉइंट। यानी कि प्राइस पॉइंट का मतलब है कि स्टॉक का या तो हम ओपन की बात कर रहे हैं वो भी एक प्राइस पॉइंट है, हाई की बात करें, लो की बात करें या क्लोज की बात करें, तो किसी भी चीज की बात करें वो एक प्राइस पॉइंट होना चाहिए। तो एक कैंडल के अंदर टोटल 4 प्राइस पॉइंट आपको दिखाई देता है। अब यहां से इस डेफिनेशन को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, सो ध्यान Sir, ट्रेंड लाइन। हाँ जी। I know you mentioned in the last class also जब आपने डिस्कस किया था that the previous day's close number is very important. राइट। How do we use it basically? And even this price point, I've never added all four. मतलब I should have tried one example. I've not done it. But if you were to give a real example, of any stock, तो कैसे करेंगे? मतलब you can pick up any stock to just calculate and then see कि what do we take out from that particular thing. राइट। सी अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव बाटा इंडिया, सॉरी ब्रिटानिया, राइट। अब इस ब्रिटानिया के चार्ट में लेट्स सपोज कि अगर मुझे प्राइस पॉइंट देखना है, सेकंड, अब ये हमारे पास ब्रिटानिया का स्टॉक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारे पास जो प्रीवियस कैंडल है ये इसका, यानी कि अगर इस कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो कैंडल्स हैं, फर्स्ट वन इज ग्रीन कैंडल एंड सेकंड वन इज रेड कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल के केस में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ब्रिटानिया लिखा है और उसके साइड में यहाँ पे देखिए लिखा है OHLC, दैट मींस ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब जब मैंने इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लिक किया तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ध्यान देंगे तो ये देखिए ये ओपन प्राइस दिखा रहा है 3700। तो यानी कि ऑलमोस्ट आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए जहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट आ रहा है तो वहां पे लिखा हुआ है 3700। तो यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने एक लो लगाया 3691। तो इसकी शेडो देखिए, इसकी शेडो यहाँ तक आई हुई है तो यानी कि ये इसका एक लो है 3691। देन इसने एक हाई बनाया हुआ है यानी कि ऑलमोस्ट 3691, ये इसका जो है आई एम सॉरी 3759, ये इसका एक हाई है एंड देन फाइनली इसने यहाँ पे आकर के अपनी क्लोजिंग की। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें हमें 4 प्राइस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ओपन नीचे हुआ, लो ये लगाया, हाई सर ये लगाया और क्लोजिंग इसने थोड़ी सी नीचे आकर के दे दी। उसी तरीके से प्रीवियस नेक्स्ट डे की कैंडल जो है ये एक रेड कैंडल बनी है। अब इस रेड कैंडल पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखो ये रेड कैंडल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इस रेड कैंडल के केस में ये जो रेड कैंडल है सर वो ऊपर ओपन हुई यानी कि इसका ओपन प्राइस देखिए क्या आ रहा है 3749।
यानी कि ओपन हुई है यहाँ पे, आप अपने राइट हैंड साइड में देखें तो देखो वहां पे प्राइस आ रहा है 3749, देन ही मेड अ हाई 3754, तो इसने ये एक हाई बनाया 3754, एंड देन इसने एक लो बनाया हुआ है 3695, ये इसने एक लो बनाया 3695, ऑलमोस्ट ये रहा, ये इसने लो बनाया हुआ है, एंड देन फाइनली इसने क्लोजिंग दी थोड़ी सी ऊपर आकर के 3712 के आसपास, यानी कि यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। आज ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है, इसका मतलब ये है कि आज मार्केट अगर गैप डाउन खुली तो इसका मतलब ये है कि वीकनेस मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब हम लोग अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है, तो प्लॉटिंग करने के लिए मैं प्रीवियस डे के प्राइस पॉइंट को भी यूज कर सकता हूं। जैसे लेट्स सपोज अभी आएंगे इसके ऊपर की प्लॉटिंग की कैसे जाती है, एक सेकेंड। अब ये मेरे पास प्रीवियस डे का डेटा अवेलेबल है, तो प्रीवियस डे के डेटा के बेसिस पे भी हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये प्रीवियस डे का डेटा है, तो मैंने प्रीवियस डे का अगर मुझे ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, तो चलो एक बार पहले इसको समझ लेते हैं तब इस पे आएंगे। सो यहाँ पे ध्यान देते, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की कैंडल्स अवेलेबल है गाइस। एक कैंडल जिसके अंदर शेडो है और दूसरी कैंडल जिसमें शेडो नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ही कैंडल के केस में, दोनों कैंडल के केस में जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हमेशा ही क्या बोला जाएगा, हाई। और ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दोनों ही कैंडल के केस में, इसको हम लोग बोलेंगे लो, राइट। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है तो वो नीचे ओपन होगी और ऊपर जाकर के क्लोज होगी, लेकिन अगर वो रेड कैंडल है तो वो ऊपर ओपन होगी और नीचे जाकर के क्लोज होगी। तो ये वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कन्विक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। लेकिन हर एक कैंडल के ऊपर, चाहे वो कैंडल कैसी भी बनी, हर कैंडल के ऊपर हमारे पास 4 प्राइस पॉइंट हमेशा से ही गिवन होते हैं। तो अब उन 4 प्राइस पॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ध्यान तो देखिए, अब मेरे पास सर यहाँ पे ये दो कैंडल्स हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो कैंडल्स अवेलेबल है। अब मुझे अगर प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग का मतलब क्या है, अब देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स दैट, चलो ध्यान दो, ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट, यानी कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट दो प्राइस पॉइंट तो कनेक्टेड होने ही चाहिए, राइट। अब जैसे अगर ध्यान देंगे तो अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है, तो अगर मैंने इस तरीके से अगर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, तो मार्केट ने क्या बोला कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, अगेन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पे ये तो एक ही प्राइस पॉइंट हुआ सर, यानी कि आपने बोला कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें कोई भी बेस बनाना है, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास एक ही पैर होता तो आपका बेस नहीं बन पाता, बिकॉज आपके पास दो पैर है, तो आप इस केस में अपना बेस बना सकते हैं, राइट। किसी भी अगर घर को खड़ा करना है तो उसके लिए एटलीस्ट उसके अंदर दो पैर तो होने ही चाहिए। अगर दो पिलर नहीं होंगे तो वो घर स्टैंड ही नहीं कर सकता। अगर दो पिलर है तो इसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना खड़ी कर दो, वो इजिली खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर वो सिंगल, अगर वहां पे अगर एक पिलर होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेंड लाइन को जब प्लॉट किया जाता है तो वहां पे एटलीस्ट देयर शुड बी टू और मोर प्राइस पॉइंट। सो व्हाट इज द प्राइस पॉइंट? प्राइस पॉइंट इज द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास सर प्राइस पॉइंट होने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स सपोज कि अगर मेरे को प्लॉटिंग करनी है, तो सर मैं इसके ओपन से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ, राइट। मैं इसके लो से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ, मैं इसके ओपन से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ, मैं इसके हाई से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ, और मैं इसके क्लोज से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये स्टॉक ने लो लगाया, ये ओपन हुई यहाँ पे, ये स्टॉक ने सर क्लोजिंग यहाँ पे दी और ये स्टॉक ने हाई लगाया। सिमिलरली ये सर ओपन हुआ क्योंकि नीचे ने गई तो वही लो है, और ये सर हाई लगाया और यही इसका क्लोज है। तो इस केस में भी सर हम लोग प्लॉटिंग इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर सर प्लॉटिंग हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो प्राइस पॉइंट होने चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो एक ही प्राइस पॉइंट है। उसी तरीके से रेड कैंडल है तो इसमें भी हम लोग इस तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं, राइट। ये देखो, ये हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। यानी कि कभी भी जब ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया जाता है तो प्लॉटिंग के टाइम पे एक ही चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये कि प्लॉटिंग के टाइम पे कोई भी जो कैंडल है वो बीच में से क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि सर अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया जाता है तो एटलीस्ट देयर शुड बी 2 और मोर प्राइस पॉइंट। अब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पॉइंट क्या होंगे, तो ध्यान। अब अगर मान लेते हैं कि अब एक बात बताओ, दो एग्जांपल है हमारे पास। फर्स्ट केस में ये स्टॉक है जो कि करंटली अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और एक केस में पास्ट का कोई भी डेटा गिवन नहीं और करंटली एक स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब पास्ट जो फर्स्ट चार्ट है हमारे पास, फर्स्ट चार्ट के अंदर आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी करंटली अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो यहां से स्टॉक के अंदर क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। मुझे पता है कि ये स्टॉक का सर एक स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर इसको क्रॉस करेगा तभी स्टॉक के अंदर तेजी दिखाई देगी, एल्स मार्केट के अंदर यहां से हमें फॉल दिखाई देगा, राइट। लेकिन एक बात बताओ, ये स्टॉक जो कि करंटली यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, बट मुझे पता है कि अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया अप साइड में तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास पास्ट डेटा गिवन नहीं है तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास कोई बेस होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए ही मार्केट कहती है कि भाई आपके पास 2 प्राइस पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए। अब देखिए प्राइस पॉइंट प्लॉट कैसे होते हैं, तो लेट्स सपोज कि भाई ये 2 कैंडल्स मार्केट में मेरे पास अवेलेबल है, सो आई हैव दिस 2 कैंडल गाइस, राइट। अब मुझे अगर प्लॉटिंग करनी है तो मार्केट कहती है कि भाई ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स 2 और मोर प्राइस पॉइंट। अब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पॉइंट क्या होते हैं, तो ये देखिए अब मैंने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अब मैंने ये अगर ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 प्राइस पॉइंट कनेक्टेड है। देखो ना सर, ये स्टॉक का एक लो और ये स्टॉक का ओपन, तो यहाँ पे तो 2 प्राइस पॉइंट कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि कैंडल एक है तो प्राइस पॉइंट भी एक ही काउंट किया जाएगा। एक कैंडल में 4 प्राइस पॉइंट होते हैं, लेकिन क्योंकि कैंडल एक है तो प्राइस पॉइंट एक ही काउंट किया जाएगा। तो अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉटिंग करने के लिए मुझे इस तरीके से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है ताकि यहाँ पे 2 प्राइस पॉइंट कनेक्ट हो जाए। अब ये 2 प्राइस पॉइंट कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये देखो, अब मैंने ये जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 प्राइस पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। पहला प्राइस पॉइंट इसकी बॉडी कनेक्ट हो गई और दूसरा प्राइस पॉइंट यहाँ पे इसकी शेडो कनेक्ट हो गई, राइट। तो प्लॉटिंग के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि प्लॉटिंग अगर आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जो प्राइस पॉइंट है वो मार्केट के अंदर कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन अगर सर एक बात बताए, अगर वहां पे 2 से ज्यादा अगर प्राइस पॉइंट कनेक्टेड अगर हो जाते हैं तो फिर वो क्या सिग्निफाई करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे अगर 3 प्राइस पॉइंट अगर कनेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे 3 प्राइस पॉइंट कनेक्टेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यानी कि अगर 3 प्राइस पॉइंट अगर कनेक्टेड है तो जितनी ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई एक बात बताओ, आपके पास एक सिंपल पेंसिल है, ये आपके पास एक पेंसिल है, इस एक छोटी सी पेंसिल को ब्रेक करना बड़ा इजी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने एक और पेंसिल ऐड कर दिया, अब इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। मैंने यहाँ पे एक और पेंसिल ऐड ऑन कर दी, अब इसको ब्रेक करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ पेंसिल होंगे उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक ही पेंसिल होगी तो उसको ब्रेक करना बहुत ईजी है। उसी तरीके से मार्केट भी कहती है कि भाई जितनी ज्यादा प्राइस पॉइंट के ऊपर मार्केट कनेक्टेड होगी तो नहीं ज्यादा जो ट्रेंड लाइन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो अगर लेट्स सपोज कि अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉटिंग के केस में हम लोग किस किस तरीके से यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है तो सर मैं इस तरीके से भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ। तो ये देखो, जो पहली जो कैंडल है मैंने उसकी बॉडी कनेक्ट करी और दूसरी कैंडल की मैंने शेडो कनेक्ट कर दी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा कभी भी जब प्लॉटिंग करो तो क्या ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि भाई ये आप है, अब आपने कई ऐसे आदमी देखे होंगे जिनके एक हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो सरवाइव कर रहे, जी रहे। उनके दोनों पैर नहीं है फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जिसका सर नहीं है फिर भी वो जी रहा है, उसका पेट नहीं है फिर भी वो जी रहा है। जब आपका हाथ, यानी कि किसी भी पर्सन को आपने इसको देखा हो, जब किसी आदमी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाते हैं, तो भी वो सरवाइव कर रहा होता है, राइट। लेकिन जब उसकी बॉडी बीच में से कहीं से भी क्रॉस हो, चाहे वो नीचे से क्रॉस हो चाहे वो ऊपर से क्रॉस हो, तो बॉडी जब कहीं से भी क्रॉस होती है तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। यही सेम प्रिंसिपल हम लोग टेक्निकल में भी यूज करते हैं कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पे
उस कैंडल की जो बॉडी है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। शेडो जो है अगर वो क्रॉस हो भी जाती है तो ये वैलिड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी कभी भी किसी भी कैंडल के बीच में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे को ये अगर प्लॉटिंग करनी है, अगर मुझे इस तरीके से सर अगर कोई मान लेते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है और अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है, तो मैं अगर इस तरीके से प्लॉटिंग करूंगा तो ये प्लॉटिंग गलत मानी जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं कैंडल की जो बॉडी है उसको मैं बीच में से क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बॉडी क्रॉस हो रही है, यहाँ पे भी बॉडी क्रॉस हो रही है, तो इस प्लॉटिंग को गलत माना जाएगा। सही प्लॉटिंग क्या है कि प्लॉटिंग के टाइम पे कोई भी जो कैंडल है उसकी नहीं तो बॉडी जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, शेडो क्रॉस हो जाए लेकिन जो बॉडी है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट पहली चीज कि वहां पे दो या दो से ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होगा उतना ही ज्यादा वो ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होगा, जितने कम प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा वो ट्रेंड लाइन वीक होगी। तो जैसे मान लेते हैं रेड कैंडल की भी समझ लो, उसी तरीके से अब जो ग्रीन कैंडल है, एक सिंपल सा लॉजिक सोच करके बताया कि जो ग्रीन कैंडल है ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो तेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, इस चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कैंडल। सर ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, ये एक अप ट्रेंड है गाइस, राइट गाइस। नाउ अगर हम लोग रेड कैंडल की बात करें तो सर ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है। आज मार्केट सर ऊपर ओपन हुई, ओपन होने के बाद स्टॉक सर थोड़ा सा ऊपर गया, बट स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली और सर मार्केट वहां से गिरती चली गई। ये स्टॉक ने एक लो लगाया लेकिन लो से थोड़ा सा ऊपर अगर के स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी, यानी कि कुछ इस तरीके से सर मार्केट ने आज एक चार्ट फॉर्म किया, राइट। फिर मार्केट ओपन हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहीं से मार्केट फॉल करना स्टार्ट हो गई। ये देखो एक और यहाँ पे सर हमें एक कैंडल देखने को मिली, राइट। इसी तरीके से मार्केट गिरती जा रही है। अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो मैं प्लॉटिंग जब करूंगा तो ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट। यानी कि यहाँ पे भी देखो कितने प्राइस पॉइंट कनेक्टेड है, एक प्राइस पॉइंट, दो प्राइस पॉइंट, तीन प्राइस पॉइंट। क्योंकि मुझे आगे की कैंडल को कनेक्ट करना है इसीलिए मैं बीच की कैंडल को क्रॉस कर दूं, ये भी गलत है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी प्लॉट नहीं कर सकता। जैसे लेट्स सपोज कि जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन कुछ इस तरीके की होती, अब जैसे अगर मान लेते कि कंडीशन अगर कुछ इस तरीके की होती तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि भाई मैं इस कैंडल को क्रॉस कर दूं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे भी बॉडी से कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी बॉडी से कनेक्ट किया है, बट मैंने यहाँ पे बॉडी को बीच में से क्रॉस कर दिया है। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वो फेल है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो किसी भी ट्रेंड लाइन को जब प्लॉट किया जाता है तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी कैंडल की जो बॉडी है वो बीच में से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास है दो टाइप की कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ये वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पोर्शन को सर हम लोग बॉडी के नाम से जानते हैं। रेड कैंडल में भी जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको सर हम लोग बॉडी बोलते हैं। अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को, अपर पार्ट को अपर शेडो और लोअर पार्ट को लोअर शेडो के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पे सर हमारे पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा प्राइस पॉइंट जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए। तो trend line is a straight line that connects two or more price point and then extend into the future to act as the line of support and resistance। यानी कहने का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बिटकॉइन, क्योंकि भी क्रिप्टोज ओपन है तो हम लोग इसलिए बिटकॉइन ले लेते हैं। तो ये देखिए बिटकॉइन का चार्ट है गाइस, राइट। अब ये देख, ये हमारे पास जो चार्ट है, ये हमारे पास जो चार्ट है ये एक बिटकॉइन का चार्ट है और अभी मार्केट ओपन है क्योंकि क्रिप्टो जो है वो थ्रू द डे नाइट चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को क्रिप्टो के ऊपर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं ट्रेड कैसे इनिशिएट करूंगा, तो सबसे पहले भाई मेरे को प्रीवियस ट्रेंड को देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये देखो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है क्योंकि अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। प्राइस नीचे आ रहा है और देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है। तो रेड कैंडल का मतलब क्या है कि ये ऊपर ओपन हुई थी, ऊपर ओपन होने के बाद ये ऊपर इसने एक हाई बनाया लेकिन हाई से नहीं कर पाया और अभी मार्केट वहां से नीचे
फॉल कर रही है। अभी इस 15 मिनट वाली कैंडल क्लोज होने में भी 5 मिनट 57 सेकंड्स का टाइम अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, राइट। तो ध्यान दो, अब क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया कि यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन पिक किया। देखो मैंने क्या किया, ये मेरे को टॉप दिखाई दे रहा है। तो किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग किसी भी रिसेंट हाई या रिसेंट लो से प्लॉटिंग करें। जितना रिसेंट हाई और लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग प्लॉटिंग मानी जाएगी, जितना स्मॉल रिसेंट हाई होगा उतना ही ज्यादा वीक प्लॉटिंग मानी जाएगी। यानी कि किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पे आपको बस ध्यान में क्या देना है कि जो ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर रहे हैं वो कोई रिसेंट हाई होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग हाई होना चाहिए, राइट। तो मेरे को ये एक हाई दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड में प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल की शेडो मिल गई, यहाँ पे रेड कैंडल की भी शेडो मिल गई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की भी शेडो मिल गई। अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है, ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सी दिस, मैं ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कनेक्ट टू और मोर प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो दो प्राइस पॉइंट तो कनेक्ट हो ही गए, और यहाँ पे मैंने देखो और भी प्राइस पॉइंट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बॉडी भी कनेक्टेड है, यहाँ पे शेडो भी कनेक्टेड है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाएगी। अब मार्केट के अंदर तेजी भाई तभी आएगी जब बॉटम से यहाँ से स्टॉक रिकवर हो और इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दे। तो जैसे ही मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया तो हमें यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा खासा कन्विक्शन अपसाइड में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने अगर इसको क्रॉस नहीं किया अपसाइड में, इसका मतलब क्या है कि हमें मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो किसी भी स्टॉक की हम लोग जब बात करते हैं तो स्टॉक के ऊपर अगर हमें कोई भी पोजीशन क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड लाइन को हम लोग प्लॉट करेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन देखी, अब देखो डेफिनेशन में क्या कहती है मार्केट कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट। तो हमारे पास दो प्राइस पॉइंट होने चाहिए तभी आप प्लॉटिंग कर सकते हो। देन एक्सटेंड करो उस ट्रेंड लाइन को फ्यूचर के लिए ताकि वही ट्रेंड लाइन फ्यूचर में एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करे। अब ये देखो, मान लो कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया और मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि बॉटम से रिकवरी देखने को मिलती है एंड ये स्टॉक यहाँ से रिकवर हो जाता है। स्टॉक ने क्या किया, इस ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक पिछले बड़े समय से एक रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट कर रहा था और फाइनली इसने इस रेंज को अपसाइड में क्रॉस कर दिया। तो अब यहां से हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, राइट, सिंपल। अब क्योंकि यहां से हमें रैली देखने को मिलेगी तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन पहले प्लॉट किया था ये एक तरीके से क्या था पहले मार्केट का रेजिस्टेंस, राइट। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, राइट। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है टॉप, सपोर्ट का मतलब क्या होता है बॉटम, चाहे वो ऐसे हो तो भी ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोला जाता है रेजिस्टेंस, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है सपोर्ट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही क्यों ना हो तो उस केस में भी ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा रेजिस्टेंस, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा सपोर्ट। अब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मार्केट ने इसको अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन ये रैली कहां तक आएगी, और अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे स्टॉक ने भी इसको क्रॉस किया, सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि स्टॉक फिर से नीचे आ जाए जोन के अंदर। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देखो यहाँ से स्टॉक ने रैली दिखाई, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, सॉरी ये स्टॉक सर एक रैली दिखा रहा है, राइट। रैली दिखाने के बाद ये यहाँ से करेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। और ये स्टॉक फॉल कर, अब क्योंकि अगर ये स्टॉक फॉल करेगा तो सर स्टॉक के अंदर अगर लेट्स सपोज कि अगर वीकनेस हमें दिखाई देती है तो ये वीकनेस कहां तक दिखाई देगी। तो अब अगेन डेफिनेशन पे ध्यान दो, डेफिनेशन क्या थी कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो मैंने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की हुई है, सी दिस द ब्लू लाइन। ट्रेंड लाइन is a straight line that connects two or more price points. So see this. Here we have more than two price points. तो यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्ट किए। यहीं पे देखो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे मार्क किया है यहीं पे हमारे पास दो प्राइस पॉइंट कनेक्टेड हो चुके हैं। अब मैंने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जितनी ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड होगी वो ट्रेंड लाइन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर मान लेते हैं कि स्टॉक ने इस पॉइंट पे इसको अपसाइड में क्रॉस किया तो यहाँ से हमें रैली देखने को मिली और ये देखो ये स्टॉक ऊपर गया, हाई बनाया। अब स्टॉक के अंदर हमें एक फॉल दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे गिर रही है। तो अगर एक स्टॉक का प्राइस फॉल करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे पहले स्टॉक का ये क्या था रेजिस्टेंस, यानी कि ये देखो इसको सपोर्ट बोला जाता है।
इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अगेन रेजिस्टेंस, सपोर्ट, राइट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। Sir, in this basically, if you look at the last, मतलब, I mean, I don't have control, but अगर आप parallel to the green thing which is there, your first जिसमें आपने line draw करी है, वहां से left लोगे बिल्कुल, and एक आपका support यहाँ पर दिख रहा, because this is where the stock touched, as in how do I do it on 4 to 800 की line पे आ जाएगा। This one? नहीं sir, 4 to 800. 4 to 800. Okay. हाँ, right. Now you see the green one there. ऊपर आपका एक छोटा सा green और एक लंबा सा green है यहाँ पर 4 to 800 के पास। Yes. So would this not be acting as a resistance, because अगर उसको break करेगा तो ऊपर जाना शुरू होएगा, right? आएंगे उसके ऊपर, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दो। It's a question, sir. It's a question. Will it actually, when it breaks this 40 to 800 वाला जो barrier है green वाला, is that when it starts going up? हाँ, ऑफ कोर्स। अब देखो ये, क्योंकि देखा जाए तो ये हम अब यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे दिलप्रीत, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंटरसेक्ट जोन। इंटरसेक्ट जोन कैसे बनाएंगे, ये देखो, राइट, इंटरसेक्ट जोन। अब इसको ब्रेक कर ही नहीं पाएगा स्टॉक। अब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ स्टॉक आएगा तो फिर यहाँ से फॉल फिर से दिखाई देगा। आपने जैसे रेड से बनाया है, आई वाज थिंकिंग ग्रीन से, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग। ये भी देखेंगे अभी, जस्ट मैंने हमें थ्योरेटिकली बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है अगेन रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट है। उसी तरीके से ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ऊपर वाला पोर्शन रेजिस्टेंस है, यानी कि स्टॉक ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेकर के, फिर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया। लेकिन अगर स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जहां पे स्टॉक बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अब स्टॉक ने इसको क्रॉस किया तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब स्टॉक ऊपर चला गया, तो अब इस पोर्शन को अब क्या बोला जाएगा, सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। नाउ पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अब ये स्टॉक यहाँ से फॉल कर रहा है, ये देखें, ये स्टॉक यहाँ से फॉल कर रहा है। अब स्टॉक ने क्या किया, ये देखो, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से रिकवर कर रही है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखो, पूरी की पूरी मार्केट यहाँ से रिकवर। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन इज अ straight line that connects two or more price point, that connect two or more price point, and then extend into the future, then extend into the future to act as the line of support. Currently it is at their support, and if अगर let's suppose कि support अगर break होता है तो पहले ये support था guys, right? Now try to understand, अगर मान लेते हैं कि स्टॉक अगर बॉटम से रिकवरी लेता है तो पहले ये सपोर्ट था, अभी क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो यानी कि हमने इस ट्रेंड लाइन को इसीलिए प्लॉट किया ताकि फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि फ्यूचर में जो मार्केट है इसी ट्रेंड लाइन को, अभी पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह यूज कर रही थी, फिर सपोर्ट का ब्रेक किया मार्केट ने, अब बॉटम से फिर से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अब स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड ये देख, ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया एंड रेजिस्टेंस लेकर के फिर से स्टॉक ने फॉल दिखाना शुरू कर दिया, राइट? सर, पर आपने जो कहा था कि जब हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो बॉडी कट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना इसमें तो चाहिए। ये बॉडी कट हो गया इधर, कहाँ पे हुआ है, रेड पे। हाँ जी, तो ये फिर वैलिड कैसे रहा ट्रेंड लाइन? एक बात बताएं, मान लेते हैं आपने लास्ट क्लास रिवाइज नहीं करी थी ना जी, सच बता रहा हूं। अब जैसे चलो भाई, मान लो कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मार्केट, हमने जब ट्रेंड लाइन प्लॉट किया तो उस टाइम पे मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी और इसीलिए हमने ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया। और अगर देखा जाए तो अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, हमने ट्रेंड लाइन पहले ही प्लॉट कर दिया था, हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाएगी। हम तो वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। अब क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल करना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया,
और ये स्टॉक ने यहाँ पे अपना जो सपोर्ट है, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेक किया। तो स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते समय ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन मार्केट ने, हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है? तो क्योंकि मार्केट ने I remember now, we discussed it. Yes, yes. डिस्कस किया था, हाँ, ध्यान आ अगर गया। लगता है कि इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट के अंदर यहाँ से फॉल देखने को मिलेगा, राइट? तो अब यहाँ पे क्या, सो सी दिस। तो अब फाइनली इस डेफिनेशन को दोबारा समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते समय हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, जिसके अंदर कोशिश करनी है कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्राइस पॉइंट कनेक्टेड हो, एंड देन उस ट्रेंड लाइन को आपको एक्सटेंड करना है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने सिर्फ इस तरीके से प्लॉटिंग करी, यहाँ पे ये दो प्राइस पॉइंट कनेक्टेड थे गाइस, एंड मैंने इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ यहीं तक प्लॉट किया, मैंने इसको फ्यूचर में एक्सटेंड किया ही नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और मैंने इस ट्रेंड लाइन को फ्यूचर में एक्सटेंड किया ही नहीं, अब अगेन वहां से फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई, तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना कि भाई मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको फ्यूचर में अगर एक्सटेंड कर दिया होता तो मुझे पता चल गया था कि भाई यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं। Now, many of the principle applicable to the support and the resistance level can be applied to the trend line as well. अब यहाँ पे जो हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये जो हमने सपोर्ट लाइन और जो रेजिस्टेंस लाइन जो भी हम लोग मार्केट के अंदर प्लॉट करने वाले हैं, जैसे लेट्स सपोज कि भाई ये हमने सर एक रेजिस्टेंस प्लॉट किया, ये हमने एक सपोर्ट प्लॉट किया। अब मार्केट कहती है कि ये जो रेजिस्टेंस आप जो देख रहे हैं, एक बात बताएं, रेजिस्टेंस पे आने से पहले आपको ये कैसे पता चल जाए कि जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है? या फिर सोचें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी फॉर्मूला हो जिससे हमें ये भी प्री आइडेंटिफाई हो जाए, ये भी हमें पहले ही पता चल जाए कि अगर एक स्टॉक फॉल करता है और अगर वो अपने सपोर्ट पे आता है तो ये सपोर्ट स्ट्रांग है या ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, ये प्री आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो मार्केट कहती है कि आप और भी कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे। तो जब आप उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो आप ट्रेंड लाइन को और भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो मेनी ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेबल to the support and the resistance level can be applied to the trend line as well, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर भी यूज करते हैं, राइट? तो नाउ तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या हुई ट्रेंड लाइन की, यानी कि हमने जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, अल्टीमेटली हम लोग एक ट्रेंड लाइन को क्यों प्लॉट कर रहे हैं? बिकॉज हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, राइट? So the purpose of drawing trend line is to identify where the possible reversal will take place. हम लोग ट्रेंड लाइन को क्यों प्लॉट करें? अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, ध्यान सर, ये मॉर्निंग में आज मार्केट ओपन हुई, लेट्स सपोज एक स्टॉक है जिसका नाम है टीसीएस, एंड मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो क्योंकि सर मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो रही थी तो ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक दो कैंडल्स बनाई, तो जब तक, अब जैसे मान लेते कि प्रीवियस डे टीसीएस का आज आईपीओ ही आया, तो प्रीवियस डे का तो डेटा होगा ही नहीं हमारे पास, डेटा कब का गिवन होगा? आज का डेटा गिवन होगा ना। तो आज 10 बजे टीसीएस का आईपीओ जो है मार्केट पे लिस्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास 5 डेटा तो अवेलेबल है नहीं, तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया और मैंने देखा कि 9-10 बजे कैंडल बनी, फिर 10:05 में दूसरी कैंडल बनी। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो ही कैंडल गिवन थी, मैंने क्या किया कि मैंने इन दो कैंडल की बेसिस पे, देखो दो प्राइस पॉइंट मिल गए और मैंने इन दो प्राइस पॉइंट के बेसिस पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। और अब मैंने नोटिस किया तो मैंने देखा कि मार्केट अभी ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही है बट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। और जो है 10 बजे, 10:05, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10:30 बजे, 10:35, एंड फाइनली मैंने ये देखा कि अप्रॉक्स 10:45 पे मार्केट ने, इस टीसीएस ने इस ट्रेंड लाइन को जो हमने पहले प्लॉट किया था उसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। जैसे इसको ब्रेक किया तो वहां से जो है हमें ऑब्वियस सी बात है कि सर आपने डाउ थ्योरी के अंदर एक प्रिंसिपल समझाया था, दैट इज क्लोजिंग प्राइस इज द बॉस। जब तक मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस ना आ जाए तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, सीडीएसएल, जैसे ये देखिए मॉर्निंग में मैंने सीडीएसएल मैंने ही बाय किया था, मैंने किसी को बाय करवाया था,
और 31 पे मैंने बाय करवाया था और मेरा टारगेट था 47 और मैं ये चाहता था कि वो 47 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो कन्विक्शन अच्छा दिखा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, CDSL, देखिए मैं सब हटा देता हूँ। चलो मैं जो मैंने किया हुआ है ना, आप उसी को देखो पहले। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, देखो मैंने क्या किया है, मेरा एक बड़ा अच्छा है, मेरा एक जोन, ये देखो ये मेरा एक जोन था और जो है मॉर्निंग में जब ये मार्केट जब ओपन हुई तो ओपन होने के बाद ये देखो ये एक इसका प्राइस था 31 के आसपास, मैंने जो है मैंने नहीं बाई किया था, मैंने किसी को बाई करवाया था और मेरा टारगेट था 47 का। और 47 टारगेट मेरा क्यों था, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा प्लॉट करते हैं। अब ये देखो ये TCS, ये CDSL का स्टॉक था। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका ये एक जोन था सर आपको और तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, यानी कि 47 मेरा एक भाव था कि अगर 47 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो CDSL के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती थी। और ये देखो इस स्टॉक ने क्या किया, इस स्टॉक ने एक हाई बनाया क्योंकि एक 15 मिनट वाली कैंडल है। अब सोचो कि कोई स्टॉक है जो कि मेरा जोन था, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मैं मेरा भाव था 45, मैं चाहता हूं कि 45 के ऊपर अगर CDSL क्लोज हो जाए तो अच्छी खासी तेजी आएगी। और ये देखो इसने हाई क्या बनाया, 55। अब आपको क्या लगेगा भाई, अब तो क्लोजिंग तो आ ही जाएगी, 15 मिनट की कैंडल है और देखा जाए तो मान लो कि स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 55 पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो क्लोजिंग का वेट कर रहे थे और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केस में तो हमें पता लग ही जाएगा ना कि भाई क्लोजिंग तो आ ही जाएगी। लेकिन स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने हाई तो बनाया लेकिन देखो क्लोजिंग कहां पे दी, नीचे आकर के दी। अब टॉप पे ब्रेकआउट समझ करके कितने लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा, ये सोच के कि भाई स्टॉक तो ऊपर जाएगा, और लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया और देखते देखते मार्केट वहां से नीचे आया। अब क्लोजिंग कहां पे अगर हाँ जी वैसे ये वाला लाइन ड्रॉ ही क्यों किया? जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम नियरेस्ट हाई लेते हैं, है ना? तो इसमें तो नियरेस्ट हाई कहीं पे भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ। नियरेस्ट हाई, अभी आपने बताया था ना कि जब लाइन सेलेक्ट करना है हमें तो वी हैव टू लुक फॉर नियरेस्ट हाई, जो पिछले कैंडल का कोई हाईएस्ट पॉइंट हो। ठीक है, अभी बात हुई थी ना अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ, So you said कि while plotting it, we have to look for the nearest high in the previous candles, right? मतलब पीछे का कैंडल नियरेस्ट कोई देख के जो सबसे ऊंचा आ रहा हो उसमें लेना है। तो अभी जो आपने ये वाला प्लॉट दिखाया इसमें तो नियरेस्ट हाई कहीं पे भी नहीं था, कितने सारे हाई मिस किया था। If you go back to the same the one you were showing now only, please share the same one. Yeah. फॉर एग्जाम्पल पहले मान लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर इस तरीके से कोई स्टॉक है जो कि परफॉर्म कर रहा है, अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लॉट करना है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस तरीके से प्लॉट करूंगा, राइट, लाइक दिस। तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, राइट। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मुझे एक रेजिस्टेंस प्लॉट करना है, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। राइट, अब ध्यान दें, अब लेट्स सपोज कि अगर मुझे एक रेजिस्टेंस प्लॉट करना है तो रेजिस्टेंस को प्लॉट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का पर्पस ये था कि मुझे एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक हाई को दूसरे हाई से कनेक्ट करके और मैंने एक सीधी स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी। अब स्टॉक अभी यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे दो प्राइस पॉइंट मिल गया, मुझे इस ग्रीन कैंडल की भी बॉडी मिल गई, रेड कैंडल की भी बॉडी मिल गई, और मुझे यहाँ पे दो प्राइस पॉइंट मिल गए। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया, स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस करने की कोशिश की बट क्लोजिंग नहीं दे पाया और फिर से स्टॉक नीचे आ गया। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट किया है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि जब तक स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ना कर दे मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा कन्विक्शन देखने को मिल सकता है। समझ में आ रहा है? सर अभी आपने बोला कि आपने किसी को कुछ बाय करवाया था, तो सर हमें भी बाय करवा दिया करो ना। अरे
छोटा सा ग्रुप है हमारा छोटे बच्चों का, यहाँ भी डाल दिया करो ठीक कि ये स्टॉक का नाम है, इस पे एंट्री कर लो, ये एग्जिट है, ये स्टॉप लॉस है। ग्रुप में जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आप ऐड नहीं है? टेलीग्राम वाला सर वो उसमें हो, योर स्टेटस में हो, दूसरा वाला जो था मनी मेकर वाला, हाँ, वो आई थिंक गुरपाल चलाते हैं शायद। उसमें रिकमेंडेशंस मेरी भी होती है, गोपाल की भी। कौन सा ग्रुप है सर टेलीग्राम का, ग्रुप बताओ। एक्चुअल में ना दिस इज नॉट फेयर सर, सबके लिए होना चाहिए ना वो। कोई ग्रुप नहीं है भाई, कोई ग्रुप नहीं है। सर एक्चुअल में मनी मेकर वाला जो ग्रुप है ना, वो गुरपाल पे थोड़ा सा ट्रस्ट एडवाइजरी पे कम है। मत जाओ, आपको ट्रेडिंग करके खुद से अपनी जो है नॉलेज गेन करो, डिपेंडेंट मत रहो किसी टिप और एडवाइजरी पे, राइट? कोई ग्रुप नहीं, कोई ग्रुप नहीं चला रहा। सर उसमें देखो परफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम तक अगर हमारा डेली का अपना कोई रूटीन में आ जाए तो वो भी गुड है ना सर। और गुरपाल के ऊपर सर 100% ट्रस्ट नहीं है। क्यों भाई? मैं भी ना जब स्कूल में लैब कराती हूँ तो पहले 10 बार खुद करके दिखाती हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि इतना रिस्क है केमिकल्स में, राइट? तो फिर ये भी तो रिस्क ही है ना सर, सो टीचर हैज टू गाइड। से क्लास रोक करके और मैं जो एडवाइजरी जो आप सजेस्ट करते हैं ना सर, वो इस ग्रुप में डाल दिया करो, टेक्निकल वाले में या स्मार्ट इन्वेस्टर में। ठीक है, डन डन, पक्की बात, ठीक है कल सर। से करेंगे। तो ध्यान दो, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग जब किसी भी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं, तो जैसे हमने जो प्लॉटिंग करी, तो प्लॉटिंग अल्टीमेटली आपको क्या बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कहां से होने वाला है, राइट? द पर्पस ऑफ ड्राइंग ट्रेंड लाइन इज टू आइडेंटिफाई वेयर द पॉसिबल रिवर्सल विल टेक प्लेस, कि मार्केट का जो रिवर्सल है वो कहां से आने वाला है। तो आप इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पे हमने ये प्लॉटिंग किया, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किया कि अब ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर था, एंड यहाँ पे स्टॉक ने इस ट्रेंड को डाउन साइड में क्रॉस किया। तो जैसे ही मार्केट ने अगर इसको डाउन साइड में क्रॉस किया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमें फॉल दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि सर मार्केट वहां से कितने नीचे आएगी? हो सकता है स्टॉक यहाँ से रिकवर भी हो जाए। तो उस केस में मुझे 2 प्राइस पॉइंट चाहिए प्लॉटिंग करने के लिए। तो मुझे एक प्राइस पॉइंट ये मिला, एक प्राइस पॉइंट ये मिला, और इन 2 प्राइस पॉइंट के बेसिस मैंने प्लॉटिंग फिर से कर दी। अब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, मुझे पता है कि जब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है तब तक मार्केट के अंदर वीकनेस दिखाई देगी, और स्टॉक ने जब इस ट्रेंड लाइन को अगर अप साइड में क्रॉस कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वहां से हमें एक रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और ये देखिए, ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को अप साइड में क्रॉस कर दिया। जैसे स्टॉक ने इसको अप साइड में क्रॉस किया तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से रिकवर हो रहा है फिर से, क्योंकि स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो मैंने यहाँ से फिर से एक दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। तो मार्केट कहती है कि फॉलो द ट्रेंड एज अ फ्रेंड, जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग हो जाए, यानी कि यहां से मार्केट ने इस ट्रेंड को इस ग्रीन कैंडल पे अप साइड में क्रॉस कर दिया, तो हम क्या करेंगे कि यहीं से हमने एक दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। तो ये मुझे इस ग्रीन कैंडल की बॉडी मिली, यहाँ पे इसकी बॉडी मिली, और मैंने इस ट्रेंड लाइन को फर्दर प्लॉट कर दिया। तो प्लॉटिंग के टाइम पे सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि कैंडल्स की जो बॉडी है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो मार्केट कहती है कि भाई एक बात बताओ, तो फिर पर्पस क्या होता है, क्यों प्लॉट किया जाता है? ताकि हम लोग रिवर्सल को आइडेंटिफाई करें। और ये जो रिवर्सल्स होते हैं कुछ बेसिस पे बेस्ड होते हैं, जैसे दे कैन आल्सो सिग्नल दैट द चेंज इन ट्रेंड may occur, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट अप ट्रेंड को डाउन साइड में क्रॉस करेगी तो फॉल दिखाई देगा, और डाउन ट्रेंड को अप साइड में क्रॉस करेगी तो कन्विक्शन दिखाई देगा। लेकिन ये जो ट्रेंड मार्केट में हम लोग बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये एक्चुअल में इसकी क्या डेफिनेशन है? सर एक बात बताओ, जैसे कई बार हमने मार्केट में देखा है कि एक स्टॉक लेट्स सपोज फॉल कर रहा है, अब एक केस में सर धीरे धीरे स्टॉक नीचे गिर रहा है, फिर स्टॉक के अंदर रिकवरी आ रही है। एक केस में स्टॉक नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। तो इस केस को सर हम लोग डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। क्या इसको भी डाउन ट्रेंड बोला जाएगा? हमने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं जिस केसेस में क्या होता है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर अगली एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली एक रेड कैंडल बनी। क्या देखा जाए तो मार्केट नीचे ही है, लेकिन क्या इसको डाउन ट्रेंड बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो ये जो डाउन ट्रेंड है या फिर ये जो अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है जो इस तरीके से है, एक अप ट्रेंड है जो इस तरह से हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, लो ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई। क्या इसको अप ट्रेंड बोला जा सकता है? तो अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है? ये डिसाइड कैसे किया जाएगा कि मार्केट के अंदर ये अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है?
उसके लिए मार्केट कहती है कि आपको समझना पड़ेगा कि टेंडेंसी क्या होती है, और इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं टेंडेंसी रूल, और जिसको हमने डिस्कस किया था वाइब्रेशंस के नाम से। राइट, अब ये जो टेंडेंसी रूल है, ये एक्चुअल में टेंडेंसी रूल होता क्या है और इसको यूज किस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान दो। हमें पता है कि मार्केट में सर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड सर साइडवेज ट्रेंड, यानी कि मार्केट में 3 ही टाइप के ट्रेंड अवेलेबल हैं। इन्हीं 3 टाइप के ट्रेंड को हमें मार्केट के अंदर यूज करना है ताकि हम लोग यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इन तीनों ट्रेंड की गाइस अपनी एक डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी बोल दिया मार्केट अप ट्रेंड में, कभी बोल दिया डाउन ट्रेंड में, कभी भी साइडवेज बोल दिया। हर ट्रेंड की अपनी एक डेफिनेशन है। जैसे अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, in an uptrend that is categorized by a series of higher high and higher low, क्या होता है डिस्कस करेंगे। डाउन ट्रेंड क्या होता है, in a downtrend that is categorized by the series of lower high and lower low, and sideways का मतलब क्या है कि ना हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे, एक रेंज में है, तो उसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। राइट, चलो एक बार आप समझ लेते हैं कि टेंडेंसी को प्लॉट किया कैसे जाता है और टेंडेंसी होती क्या है, ध्यान दें। तो हमें पता है कि आपने बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड है। सबसे पहला है अप ट्रेंड, जिसको अपवर्ड टेंडेंसी बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसको डाउनवर्ड टेंडेंसी बोला जाता है। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, जिसको डिमांड एंड सप्लाई जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, या फिर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन, या फिर कंजक्शन एरिया बोला जाता है। राइट, नाउ अब ये अप ट्रेंड क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो देखो, पहले समझते हैं सिंपल कि अप ट्रेंड है क्या। अप ट्रेंड का मतलब है कि आई मीन लेट्स से कि मॉर्निंग मार्केट ओपन होती है, ये स्टॉक आज ओपन हुआ गई, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये स्टॉक ने एक हाई बनाया। राइट, लेट्स सपोज मॉर्निंग की बात है, 9:15 बजे आज मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट, आज मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये देखिए, ये स्टॉक ने गाइस एक हाई बनाया। राइट, ये एक हाई बना, और हाई बनने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, तो लोगों ने बॉटम पे जम की खरीदारी की, जिसके कारण हमें कन्विक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने एक हाई बनाया। तो स्टॉक ने हाई बनाया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बॉटम पे बाय किया होगा लोगों ने, तभी तो स्टॉक ने एक हाई क्रिएट किया। राइट, तो बॉटम पे लोगों ने बाय किया, स्टॉक ने एक हाई बनाया। हाई बनने के बाद जिन लोगों ने बॉटम पे माल खरीदा होगा, भाई मैंने अगर मान लो कि आपने 100 रुपए के भाव पे कोई शेयर खरीदा, वो 120 रुपए का होगा, तो क्या करोगे आप, बेचोगे, प्रॉफिट बुकिंग करोगे। लोगों ने भी प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण स्टॉक वहां से थोड़ा सा नीचे आया, और ये स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया। राइट, ये स्टॉक ने एक लो बनाया। अब आप सोच के बताओ कि ये स्टॉक मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, ये इसने एक हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, और ये स्टॉक ने एक लो बनाया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो लो है, लेट्स सपोज मॉर्निंग में स्टॉक ओपन यहाँ पे हुआ, और यही मान लेते हैं स्टॉक का लो भी था, तो ये स्टॉक मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर स्टॉक नीचे, और ये स्टॉक ने लो लगाया। लेकिन देख के बताओ कि क्या ये जो मार्केट ने लो लगाया, ये लो प्रीवियस लो के मुकाबले नीचे है या ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर है। राइट, यानी कि ये जो मार्केट का लो है, ये प्रीवियस लो से ऊपर है, और क्योंकि हाई से नीचे आकर के मार्केट ने लो लगाया है, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया हायर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से ऊपर है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया हायर लो। लो तो है लेकिन हाई वाला लो लगा हुआ है। राइट,
एंड देन अगेन बॉटम से हमें रिकवरी देखने को मिली और ये स्टॉक में मेरी बॉटम से रिकवरी आई और इसने क्या किया कि अपना जो प्रीवियस हाई था उसको यहाँ पे अप साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया और ये स्टॉक ने एक नया हाई मेड किया। तो सोच के बताओ कि जब ये ऑलरेडी स्टॉक का एक हाई था तो फिर ये स्टॉक ने तो एक नया हाई बनाया, तो जब ये सर ऑलरेडी हाई थे तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई, राइट। तो यानी कि ये स्टॉक का सर एक लो था, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया, देन स्टॉक हाई से नीचे आया और ये स्टॉक ने एक लो बनाया, लेकिन ये लो प्रीवियस लो के मुकाबले ऊपर है इसलिए हमने इसको हायर लो नाम दिया। एंड अगेन स्टॉक ने फिर से एक हाई बनाया, तो जब ये ऑलरेडी एक हाई था तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। यानी कि जब मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाई जब तक मार्केट बना रही है तब तक एक स्टॉक को अप ट्रेंड में बोला जाता है। यानी कि जब तक स्टॉक सीरीज ऑफ हायर हाई बनाती जा रही है, यानी कि जब तक स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है तब तक स्टॉक को बोला जाएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब ये स्टॉक ने आज एक हाई बनाया, राइट। हाई बनाने के बाद दोपहर में स्टॉक ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट के अंदर वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिली और ये देखो ये स्टॉक ने एक फॉल दिखाया, ये स्टॉक में एक फॉल देखने को मिला। फॉल आने के बाद बॉटम से, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट, या फिर मान लो कि आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई यहाँ पे और यही स्टॉक ने एक हाई बनाया, मॉर्निंग मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई और ये स्टॉक ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद जिन लोगों ने टॉप पे शॉर्ट सेलिंग करी थी, बॉटम में प्रॉफिट बुकिंग करी और प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण बॉटम से बायर, थोड़े से बायर्स इंटर हुए और बॉटम से हमें रिकवरी देखने को मिली। ये स्टॉक में रिकवरी आई और ये स्टॉक में एक हाई बनाया। लेकिन सोच के बताओ कि ये जो मार्केट का हाई लगा है कहीं प्रीवियस हाई से ऊपर है, ऑफ कोर्स नॉट, इसको क्या बोला जाएगा, लोअर हाई। एंड ये क्योंकि स्टॉक हाई से नीचे आकर के एक लो क्रिएट किया, तो जब ये ऑलरेडी मार्केट का लो था तो स्टॉक ने क्या किया कि भाई स्टॉक ने इस लो को फिर से यहाँ पे डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया। तो जब सर ये ऑलरेडी एक लो था तो फिर इसको क्या बोला जाएगा, तो सर जब ये ऑलरेडी एक लो था तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो। एंड जब तक मार्केट सीरीज ऑफ, यानी कि जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक करती रहेगी प्रीवियस लो, तब तक ये डेफिनेशन दी जाएगी कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी तब तक एक स्टॉक को अप ट्रेंड में कंसीडर किया जाएगा। जब तक एक स्टॉक अपने लो को ब्रेक करती रहेगी इस स्टॉक को एक डाउनवर्ड ट्रेंड में कंसीडर किया जाएगा। एंड लेट्स सपोज कि मॉर्निंग मार्केट ओपन हुई, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली, ये स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया, देन अगेन बॉटम से एक रिकवरी देखने को मिली, फिर से स्टॉक ने एक हाई बनाया। यानी कि ना तो स्टॉक अपना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना ही लो ब्रेक कर पा रहा है। तो जब तक मार्केट एक रेंज में एक्यूमुलेट करे इसको हम लोग साइडवेज मार्केट के नाम से जानते हैं। तो मार्केट में हमारे पास तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, लेकिन अभी मैंने एक कैलकुलेशन वाला पार्ट कुछ भी नहीं बताया। मैंने नहीं बताया कि वाइब्रेशंस कैसे काउंट होता है, क्या होता है। ये जस्ट एक डेफिनेशन है कि अप ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि जब तक मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाई बना रही है, यानी कि हायर हाई, जब तक मार्केट सीरीज ऑफ सर हायर हाई बना रही है तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। जब तक मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लो बना रही है तब तक मार्केट सर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। एंड जब तक मार्केट सर ना तो हाई बना रही है ना ही लो बना रही है, एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रही है, तब तक सर मार्केट एक साइडवेज टेरिटरी के अंदर है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड that is categorized by the series of higher high, down trend जिसको अगर स्टॉक बार बार अगर लो लो क्रिएट कर रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाएगा, एंड साइडवेज ट्रेंड यानी कि अगर मार्केट एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसको हम लोग साइडवेज के नाम से जानते हैं। तो ब्रॉडली हमारे पास ये तीन ही टाइप के ट्रेंड्स होते हैं जिन ट्रेंड्स को मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, राइट। अब इन ट्रेंड को एक्चुअल में अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे काउंटिंग की जाती है कि ये अगर मान लेते हैं कि अगर बॉटम से रिकवरी है, ये स्टॉक ने हाई बनाया, तो अभी जो करेक्शन मार्केट में आएगी कितनी करेक्शन आएगी, तो सर जैसे ये अभी एक अप ट्रेंड है, लेकिन एक बात बताओ अगर ये यहां से रिकवरी लेता है तो क्या इसको भी अभी अप ट्रेंड बोला जाएगा? या फिर हमने कई ऐसे भी केसेस देखे कि स्टॉक ने यहां से रिकवरी ली और हाई ब्रेक किया, तो क्या अभी भी इसको अप ट्रेंड ही बोला जाएगा? तो अब ये क्या होता है और एक्चुअल में अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, राइट। सर एक डाउट है सर, प्लीज 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 गो। सर जब आपने जो आप कहते हो कि कंफर्मेशन का वेट करना है ना, तो जब हमारा लाइन सपोज वही वाला अगर आप शेयर करें स्क्रीन जिसमें आप वो लास्ट वाला ही करें, जिसमें आप कैंडल्स को ज्वाइन करके किसी को सजेस्ट कर रहे थे, आपने दिखाया था ना एक हाई गया, हाँ, हमें कंफर्मेशन कहाँ से लेना है? नेक्स्ट कैंडल से, जैसे इस हमारे यहाँ पे जो इसने क्रॉस किया यहाँ पे, तो हमें इस कैंडल से कंफर्मेशन लेना है या इसी पे ही ले लेना है?
ये कैंडल कंफर्मेशन है। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई तो हम लोग अगली कैंडल पे बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। इस कैंडल पे, ये जो कैंडल अब मैं जो बना रहा हूँ, इस कैंडल पे एंट्री हम लोग इनिशिएट कर लेंगे क्योंकि जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल पे आ चुकी है, इसने इस ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉसर क्लोज कर दिया। और तो उस इस कैंडल पे बॉडी क्रॉस करना चाहिए, है ना? बॉडी को क्रॉस करना चाहिए, शैडो को, राइट। ये Right. देखो जैसे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रीपेंटिंग, फेक आउट, फॉल्स ब्रेकआउट या रैंडम बॉल। राइट। सुशील सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। प्लीज पूछे जी। इसमें हम लोग जो प्लॉटिंग करते हैं तो हम लोग ये कितना ऊपर तक हाइक जाएगा, वो कैसे प्लॉटिंग, यानी कि वो पॉइंट कौन सा रहेगा? ये अभी सीखेंगे कि कहाँ से प्लॉटिंग करनी है, कौन से ट्रेंड को पकड़ना है, प्रीवियस हाई कितना हाई होना चाहिए, कितने स्विंग्स काउंट होते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हाँ जी। सर ईएमए क्या होता है? मैंने कहीं पे देखा एक्सपोनेंशियल था। मूविंग एवरेज। ईएमए और एसएमए दो चीजें होती है। एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है फास्ट मूविंग एवरेज। फास्ट को डिफाइन किया जाता है के से। जैसे मैंने कॉमर्स पढ़ी थी तो कॉमर्स में हमारे में के से एक मल्टीप्लायर होता था जो कि सप्लाई की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरीके से प्राइस को फास्ट करने के लिए हम लोग उसको मल्टीप्लायर यूज करके प्राइस के मोमेंटम को फास्ट करते हैं। तो जो ईएमए होता है वो थोड़ा सा फॉल सिग्नल देता है क्योंकि वो फास्ट होता है। भाई आपके पास दो चॉइस है। लेट्स सपोज कि आपने ऑफिस जाना है, पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप साइकिल से ऑफिस जाएं एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप बाइक से ऑफिस जाएं। बाइक से जब आप ऑफिस जाओगे तो उस केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन आप साइकिल से जाओगे तो आप स्लो स्पीड में चलोगे तो सेफर साइड चलोगे और आप आराम से पहुंच जाओगे। बट बाइक से रिस्क ज्यादा है क्योंकि आप स्पीड में चलोगे। तो जो ईएमए है, अब बाइक से चलने के बेनिफिट्स क्या है कि भाई ऑफिस जल्दी पहुंच जाओगे, साइकिल से टाइम लगेगा। तो जो ईएमए है वो फास्ट होता है और जल्दी सिग्नल देता है, बट जल्दी के चक्कर में वो कई बार फॉल्स सिग्नल्स दे देता है। एसएमए जो होता है वो स्लो होता है, जिसको स्मूथ या सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से जाना जाता है। तो वो स्लो होता है बट वो सही सिग्नल देता है, राइट। तो हम लोग इसको ट्रेडिंग हमें में कर सकते इंट्राडे में कोई अगर पोजीशन बनानी है अपनी, तो उसके लिए कितने मिनट के चार्ट को फॉलो करें? उसके लिए अभी डिपेंड करता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि चार्ट कौन सा यूज करना है ये डिपेंड मार्केट पे नहीं, ट्रेडर पे करता है। आप अपना टाइप समझे कि आपका टाइप क्या है। अगर आपका टाइप बड़ा फास्ट है कि मेरे को तो 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, तो आप अवर्ली टाइम फ्रेम को देख करके ट्रेड नहीं कर सकते। उसके इसमें आप 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 काम मिनट करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई 50 हाँ, पॉइंट या तो 100 उस पॉइंट केस के में लिए आप बैठे 3 रहेंगे मिनट तो टाइम पूरा फ्रेम दिन खत्म हो जाएगा। या 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करें। मैं भी इवन जब बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ तो मैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम को ही यूज करता हूँ। जैसे देखो 3 मिनट 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का ट्रेड। 3 मिनट का कह रहे हैं आप? 3 मिनट। ये देखो, ये बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया था आज मैंने। ये बैंक निफ्टी का था। और इवन आज मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बिहेवियर दिखाया था। और ये देखिए इसका जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। और मॉर्निंग में जो इसका ब्रेकआउट आया था, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। तो मैंने 38,200 वाली मैंने पुट बाई करी थी, तो मेरे को मिले 1900 रुपए ही थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा दूसरा भी काम था। तो मैंने पोजीशन बनाई और मैं ये देखो, ये मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है कि ये मेरा एक जोन था कि अगर ये दोबारा अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ये फर्स्ट मेरा जोन था जिसको इसने ब्रेक किया था तो मैंने पोजीशन क्रिएट करी थी। और ये दूसरा मेरा जोन था जिसको क्रॉस करता था मैं पोजीशन क्रिएट करता, बट नहीं आया तो मैंने ट्रेड नहीं किया फिर। तो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम को यूज कर सकते। सर ये कौन से चार्ट, ये चार्ट को हम कैसे, मतलब जैसे आपने अभी कोई ऐप के ऊपर लगाया होगा? हाँ, ये मैं आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर ये ट्रेडिंग व्यू में हम यूज कर रहे हो, बट हाउ आर यू पुटिंग दीस लाइंस एंड ऑल? अब वो मैं बताऊंगा, वो धीरे धीरे ना जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी चीजें आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, ओके सर, राइट, ग्रेट। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट सर, बाय बाय। Thank you, sir.